हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के कुछ बेसिक प्रोविजन कि क्या क्या प्रोविजन पे हम लोग को रिटर्न फाइलिंग की ऑब्लिगेशन दिए गए हैं। तो पहला सेक्शन आता है सेक्शन 139(1) का ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो उसमें ये कहा गया है कि एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और फर्म और अ पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट का मतलब ये होता है कि जैसे 2.5 लाख का मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट दिया हुआ है कि उतने अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं देना है, तो उस अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। उसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको टैक्स भी भरना पड़ सकता है और रिटर्न भी फाइल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फर्म और अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म, अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो फिर उसे जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ता है। ITR 1, 2, 3, 4, 5 जाते हैं, जो भी जिसका SSC है, जैसा उसका बिजनेस है, जो भी रिटर्न जाना होगा उस हिसाब से जाएगा। अब कुछ प्रोवाइजो होते हैं। प्रोवाइजो का मतलब ये होता है कि हाँ एक हम लोग ये भी एक्सेप्शन रख सकते हैं, हाँ एक ये भी रेगुलेशन डाल सकते हैं। तो वो ये होता है कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 का कुछ होता है, उसमें यह है कि अगर आपके पास बेनिफिशियल ओनर या आपकी खुद की कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आप रिटर्न फाइल करें, आपकी इनकम चाहे मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है या नीचे है। ये सेक्शन क्या कह रहा है? पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 3 तरह के पर्सन होते थे, रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है आप, प्रॉपर रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले नहीं हैं। अगर आप रेसिडेंट हैं और अगर आप होल्ड करते हैं या बेनिफिशियल ओनर हैं एसेट लोकेटेड और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई एसेट लोकेटेड है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर हैं, आप जो आप होल्ड करते हैं, या किसी अकाउंट में कोई इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है जिसमें आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, ऐसे केसेस में आपको ITR फाइल करना होगा। और दूसरा है एसेट अगर कोई है उसके आप बेनिफिशियरी हैं लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। शैल फर्निश ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें कहने का मतलब ये है कि अच्छा एक नोट ये दी गई है कि अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो प्रॉपर रेसिडेंट होते हैं। HUF रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं। 6 प्रोविजन कहता है कि अगर कुछ सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54 के सेक्शन होते हैं, चार्जिंग सेक्शन होते हैं, 45 होता है चार्जिंग सेक्शन आपका कैपिटल गेन का, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस आते हैं 54 में। तो 54 के एग्जेम्पशंस या चैप्टर 6 से 80, 80C, 80D ये सब वाले एग्जेम्पशंस लेने से पहले अगर आपकी इनकम जो है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये 6 प्रोविजन कहता है इंडिविजुअल, HUF, AOPBY, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनकी टोटल इनकम जो है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग सेक्शन। इसमें सेक्शंस कौन कौन से हैं? (54), (54B), (54D), (54EC), (54F), (54G), (54GA), GB और चैप्टर 6A। इतने डिडक्शंस अगर आपके पास हैं तो इनको लेने से पहले अगर आपके पास इनकम जो है वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स के ऊपर चली जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद 7th प्रोविजन कुछ कहता है। 7th प्रोविजन कहता है पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम and who during the previous year have deposited an aggregate of amount exceeding 1 crore or more in current account। 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपने डिपॉजिट किया है करेंट अकाउंट में तो आपको भरना पड़ेगा। या तो आपने बिजली का बिल भरा है 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने बिजली का बिल भरा है, incurred an expense of amount or aggregate of amounts of exceeding ₹1 lakh towards consumption of electricity, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। और तीसरा आपने फॉरेन का कोई एक्सपेंडिचर किया है, फॉरेन ट्रैवल में अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है
ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री में आपने 2 लाख से ऊपर का एक्सपेंडिचर अगर किया है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, शैल फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। उसके अलावा सेक्शन 234F आता है, फी फॉर डिफॉल्टेड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जहां आपने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फर्निश किया है, नॉर्मल जो रेगुलर रिटर्न जाता है वो सेक्शन 139(1) में जाता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट आता है। अगर हम लोग ITR फोटो अभी देखते हैं तो उसमें 3 तरह की पेनल्टी दी गई हैं। अगर पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), ये नॉर्मल रिटर्न का सेक्शन है, नॉर्मल रिटर्न का सेक्शन है ये। तो इसमें ये कहा है कि ही शैल पे $5,000 अगर रिटर्न फर्निश हुआ है 31 दिसंबर से पहले ऑफ असेसमेंट ईयर। 5,000 अगर रिटर्न फर्निश हुआ है 31 दिसंबर से पहले। असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर आपका होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। उस 31 मार्च के बाद का जो दिसंबर है उसके बाद अगर उस पीरियड में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी आएगी, और उसके ऊपर अगर फाइल किया 10,000 रुपये की पेनल्टी। प्रोवाइडेड ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। ये सब हम लोग जब ITR फाइल करते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग को मिलती हैं देखने को, ये सारी बातें। उसके बाद क्या आता है? सेक्शन 139(4)A आता है। चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट अगर है तो उनका जो रिटर्न ऑफ इनकम जाता है 139(4)A में जाता है। वो भी ये बताता है कि अगर आपकी एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है तो उसको फर्निश करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट वही रहेगी, 31 अक्टूबर की रहेगी। और अगर आपने ट्रस्ट के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने नहीं टाइमली फाइल किया है रिटर्न ऑफ इनकम तो आपकी ₹100 पर डे की पेनल्टी बैठती है। इसकी 1,000 या 2,000 वाली नहीं है, इसकी ₹100 पर डे की पेनल्टी वो आपको देनी पड़ती है। अगर आपने 12AA का एग्जेम्पशन होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपने 85% और मोर की अपनी अर्निंग जो है वो आपने चैरिटेबल पर्पसेस में लगाई हैं तो उसमें आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती, मतलब इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है बट उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो एग्जाम कर दिया जाता है। लेकिन एग्जाम्पशन आपको तभी मिलेगा इफ़ यू रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इट शैल नॉट गेट एन एग्जाम्पशन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल किया है आपने तो ये आपको रिटर्न ऑफ इनकम का एग्जाम्पशन प्राप्त होगा। फिर पॉलिटिकल पार्टी का भी सेम वही है, एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ेगा। रेट्स पॉलिटिकल पार्टी के इनमें सेम एग्जाम्पशन रेट होते हैं, 2.5 से 5, 5 से 10 जो भी रेट चल रहे हैं, इंडिविजुअल के रेट लगते हैं। 13A का एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए ऑडिट इज मैंडेटरी। 13A हम लोग आगे देखेंगे क्या सेक्शन होता है। पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट होता है, उसमें देखा जाता है क्या रिसीट्स हैं, क्या पेमेंट्स आए हैं, कहाँ कहाँ खर्चे लगे गए हैं, उसका ऑडिट करा जाता है, तभी सेक्शन 13A में आपकी इनकम एग्जाम करी जाती है। इनका ड्यू डेट सेम 31 अक्टूबर रहता है। और 13A अगर आपने ROI जो है आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है तो आपको 13A का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ऐसा ये सेक्शन कहता है कि इट शैल नॉट गेट एग्जाम्पशन ऑन द सेक्शन 13A इफ ROI फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। फिर आते हैं हम लोग, अगर ROI आपने टाइम अलाउड के अंदर फाइल नहीं किया है तो सेक्शन 272A की पेनल्टी लगती है। अगर पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)C यानी कि ट्रस्ट वाला जो सेक्शन है, अगर उसमें आपने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया तो वही ₹100 वाली पेनल्टी उन्होंने वहाँ पे बता रखी थी, यहाँ पे भी उन्होंने अलग से बता दी कि ट्रस्ट के केस में ये यहाँ पे सेक्शन है कि आपको अलग से पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन आता है 139(8) रेड विथ सेक्शन 80। ये होता है लॉस रिटर्न का सेक्शन, लूजर सेक्शन होता है, हम लोग कह सकते हैं इसको, लॉस रिटर्न का सेक्शन होता है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने लॉस, सस्टेन्ड लॉस अंडर PGBP या कैपिटल गेन, PGBP या कैपिटल गेन का अगर आपने लॉस सेट ऑफ किया है, कौन सा सेट ऑफ किया है? PGBP या कैपिटल गेन का लॉस आपने सेट ऑफ किया है,
पीजीबीपी या कैपिटल गेन का लॉस अगर आपने सेट ऑफ किया है, सस्टेन किया है, तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी आपको उसका एग्जेम्पशन प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि सस्टेन लॉस अंडर पीजीबीपी और कैपिटल गेन एंड क्लेम्स कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 72, 73, 73 है, आगे सेक्शन पढ़ेंगे कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो तभी मिल सकता है इफ ही फर्निशेस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) का सेक्शन ये कहता है कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना है। तो अगर ऑन और बिफोर आप ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल किया है तो ही आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80। ये कहता है कि जो 139(3) के हिसाब से अगर आपने 139(3) का सेक्शन होता है लॉस का रिटर्न का सेक्शन। तो 139(3) का रिटर्न ये कहता है कि अगर आपने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा। और सेक्शन 80 ये कहता है कि जहाँ पे लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 139(3) के हिसाब से आपने नहीं फाइल किया है तो shall not be allowed to be carried forward and set off। set off और carry forward दोनों नहीं हो सकता। 139(3) में कह रहा है कि सिर्फ set off नहीं, carry forward नहीं हो सकता है, और सेक्शन 80 कह रहा है कि set off और carry forward दोनों ही आप लॉस को नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेसेस वाले जो लॉस होते हैं सेक्शन 44 AD वाले, वो भी आप तभी कर सकते हैं अगर ROI जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल की गई। एक क्वेश्चन, कुछ इश्यूज आते हैं इसमें। पहला इशू ये है कि कौन सा लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर ROI आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि वो आपके सेक्शन 80 से नहीं गवर्न होता है, उसका अपना सेक्शन 24 है, तो उसके हिसाब से आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कैन डेप्रिसिएशन बी कैरीड फॉरवर्ड इफ फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर ROI जो है आफ्टर ड्यू डेट फर्निश करी गई है तो क्या उसको हम लोग डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि डेप्रिसिएशन को जो है वो सेक्शन 32(2) गवर्न करता है, ना कि सेक्शन 80। चूँकि सेक्शन 80 गवर्न नहीं करता है, इसलिए unabsorbed depreciation can be carried forward even if return is filed after due date। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये कहे कि मैंडेटरी फॉर एसएससी टू फाइल रिटर्न फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं जो ये कहता हूँ कि आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस लॉस के केस में ऐसा है। अच्छा, एक सेक्शन होता है 142(1) जिसमें असेसिंग ऑफिसर आपको ये कहता है कि ये आपने रिटर्न इस साल का नहीं फाइल किया है, फाइल करिए। इसके हिसाब से ये सेक्शन जो है 139(3) ये कहता है कि आपको लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड करने का मिलेगा अगर 139(1) के हिसाब से आपने टाइमली फाइल किया है। अगर 142(1) की नोटिस के रिस्पॉन्स पे आपने रिटर्न फाइल किया है तो वो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई जेन्युइन रीज़न हो गया, किसी वजह से हम लोग नहीं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाए या हम लोग रिटर्न टाइमली नहीं फाइल कर पाए, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको कंडोनेशन का ऑफर देता है। कंडोनेशन का मतलब ये है कि चलो माफ़ कर दिया, कुछ गलती हो गई, आपसे बच्चे हैं, हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रिटर्न हैविंग क्लेम ऑफ लॉसेज इज फाइल्ड लेट, और अगर जेन्युइन हार्डशिप है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए। अगर जेन्युइन हार्डशिप्स हैं तो एक बार डिपार्टमेंट ये सोच सकता है कि चलो एक बार इनको मौका दिया है, हो सकता है गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट के पास कुछ पावर्स हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है उसके पास पावर होता है कि 10 लाख तक के लॉस को वो अलाउ कर दे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। रिटर्न लॉस अपना अपना आता है, किसी का 10 लाख आता है, किसी का 1 करोड़ आता है। तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो 10 लाख तक के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दे। CCIT के पास पावर है कि वो 10 लाख से 50 लाख का लॉस फॉरवर्ड कर दे। CIT की जहाँ पावर खत्म हो जाएगी वहाँ पर CCIT की शुरू हो जाएगी। CCIT की पावर उससे 50 लाख तक जाती है। और CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो सबसे बड़ी आपकी अथॉरिटी रहती है डायरेक्ट टैक्सेस में, वो 50 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आपका अगर लॉस क्लेम जा रहा है और आपने रिटर्न जो है देरी से फाइल किया है,
तो उसके लिए अगर आपको कंडोनेशन के लिए जाना है तो आपको CBDT को अप्लाई करना पड़ता है, और अगर उनको लगता है कि आपके पास जेन्युइन हार्डशिप्स हैं तो वो आपको कंडोनेशन करके आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आगे देते हैं। यहाँ तक का जो प्रोविजन था वो ये था कि आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग ड्यू डेट के बाद ही फाइल कर सकते हैं। तो उसका सेक्शन आता है 139(4) बिलेटेड रिटर्न का। 139(4) का सेक्शन ये कहता है कि अगर पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड ROI विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(1) में सीधी बात कही गई है। 139(1) में सीधी बात कही गई है कि आपको बिफोर द ड्यू डेट आपको अपना जो है रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हार्डशिप हो सकती है जिसकी वजह से आप अपना ड्यू डेट पे पहले रिटर्न ना फाइल कर पाएँ। तो ऐसे केस में कहा गया है कि ही में फर्निश ROI एनी टाइम बिफोर एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर होगा 21-22, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में आप कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो आपका उसमें आएगा, बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा। वो आपने ड्यू डेट के टाइम पे तो फाइल नहीं किया, लेकिन आपको बिलेटेड रिटर्न में वही फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, पीछे पड़ेंगे कि 5,000 की पेनल्टी है अगर आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया, 10,000 की पेनल्टी है अगर आपने 31 दिसंबर के बाद फाइल किया, और अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख के नीचे बैठती है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 139(5) आता है रिवाइव रिटर्न। भाई हमने रिटर्न फाइल कर दिया, हमने ये दिखाना ही भूल गए कि हमने 1 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 1 करोड़ रुपए अगर दिखाने हैं कि हमने कमाए थे तो हमको रिटर्न दोबारा फाइल करना सकता है। तो इस केस में भी एक्ट ने हमें पावर दी है कि अगर पर्सन है उसने कोई फर्निश किया रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) या 139(4), ऐसा नहीं कि टाइमली जो रिटर्न फाइल होते हैं सिर्फ उसी में आप रिविजन कर सकते हैं। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया तो उसका भी रिविजन हो सकता है। उसमें यह है कि डिस्कवर्स ओमिशन और अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो उसे लगता है कि सही करना चाहिए, तो ही में फर्निश रिवाइव रिटर्न एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ हिज रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड होते होते आपको ये दोनों काम करने होते हैं, चाहे आप रिटर्न फाइल करिए, चाहे आप रिवाइव रिटर्न फाइल करिए, चाहे आप बिलेटेड रिटर्न फाइल, ये तीनों चीज़ें आपको बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर करनी होती है। एक सेक्शन आता है, ये सेक्शन आपका ऑफिस में काम आता है 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न में वो कह देते हैं कि ये रिटर्न कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी, आप दोबारा इस रिटर्न को फाइल करिए। तो रिटर्न शैल बी कंसिडर डिफेक्टिव अनलेस इट इज अनकम्पनीड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लोग कह रहे हैं, कुछ आपके पास एनेक्जर्स होने चाहिए रिटर्न में, जिसके बाद ये कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो अगर ये चीज़ें हैं या नहीं है आपके पास तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। रिटर्न हो जाना चाहिए, रिटर्न के जितने एनेक्जर्स और कॉलम्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं वो सारे प्रॉपरली फिल्ड अप होने चाहिए। जो आपने रिटर्न भरा है, पहली बात तो रिटर्न आपको प्रॉपर भरना चाहिए, और दूसरी बात रिटर्न में जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो भी कॉलम्स वगैरह हैं जो भरने हैं आपको वो भरने चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, एक एक्नॉलेजमेंट टाइप का जो आपका होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, वो आपका आना चाहिए आपके रिटर्न। अनलेस अनटिल वो नहीं आता है वो डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता है। अगर आपने टैक्स जो है पे किया है, कलेक्ट हुआ है, आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो वो आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ये हमारा टैक्स कलेक्ट हुआ, डिडक्ट हुआ। अगर ये चीज़ें आप नहीं बताते हैं और आप उसमें टैक्स क्लेम कर लेते हैं तो वो भी डिफेक्टिव रिटर्न डिपार्टमेंट क्लेम डिक्लेयर कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। होप आपको कुछ समझ आया हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।